देखो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ेंगे हम आज, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। शुरुआत में यहाँ शुरू के जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई लाइफ लिविंग क्या होते हैं, लिविंग बीइंग क्या है। उसके बाद यहाँ शुरू होता है लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, वाटर लाइफ प्रोसेसेस से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा था मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन when they are not doing anything particular, even when we are just sitting। ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस है ना वो लगातार कंटिन्यूसली चल रहा होता है, लगातार रन कर रहा होता है, चाहे आप सीटिंग कर रहे हो चाहे आप बैठे हुए हो, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पूरी वाइट वाइट। यहाँ लिखा है ना मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग और पर्टिकुलर। जब आप बैठे होते हो ना, जब आप सिटिंग कर रहे होते हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, तब भी क्या होता है आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर काम चल रहा होता है। तो काम कैसा चल रहा होता है, पहले आप थोड़ा सा यहाँ एक बात जान लो। देखो ऐसा है कि आपकी आप सपोज करो ये कोई सेल है ना, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक सेल है, ठीक है। तो सपोज करो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, एक रिएक्शन चल रही होती है। इसका सेल का साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर A to B कोई केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, या B to C बन रहा होता है कुछ, या C to D बन रहा होता है, या कई बार कुछ D टूट के B बन रहा होता है, या फिर इससे आगे जाके A बन रहा होता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं सेल के अंदर लगातार रन करती रहती हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस में आपकी एनर्जी लगती होती। देखो यहाँ क्या होता है, रिएक्शन चल रही होती है, मान लो कि A to B, B to C, C to D, E to A, इस तरह केमिकल रिएक्शंस लगातार चल रही होती हैं। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है भाई, हर एक रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ एनर्जी चाहिए होती है, ATP, है ना। यहाँ भी एनर्जी चाहिए होती है सपोज करो। तो हमारी बॉडी में क्या चल रहा होता है, मेन काम बता रहा हूँ मैं, हमारी जो लिविंग सेल्स होती हैं वो सारी की सारी लिविंग सेल्स क्या करती होती हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह की रिएक्शन परफॉर्म होती रहती हैं। चाहे आप कुछ कर रहे हैं चाहे आप नहीं कर रहे होते हैं, तब भी ये चल रही होती है ना। तो इनमें सब में हमेशा खर्चा होता रहता है। और ये क्या करती होती हैं सेल्स, ये सेल्स हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस है ना उसको ध्यान रखती होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर आप बैठे हुए हो तब भी ऐसा कर रही होंगी। इसके बाद लिखा है ऊपर कि क्लास इवन वी आर जस्ट अस्लीप, अगर सो रहे हो तब भी आपकी बॉडी मेंटेनेंस चल रहा होगा। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो जितने भी प्रोसेस अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तब आप बता दोगे कि भाई ऐसा है कि आपकी हमारी बॉडी में लगातार हमारी सेल्स या हमारी बॉडी मेंटेनेंस का काम करती रहती है कॉन्टीन्यूसली। तो वही मेंटेनेंस जो है, सारी मेंटेनेंस को अगर मिला लिया जाए तो वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। उसमें आपके अलग अलग पार्ट हैं बॉडी के ना, अलग अलग पार्ट बॉडी के क्या क्या काम करते हैं, सब सारे के सारे, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे काम, ठीक है। लिखा है सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। देखो क्या लिखा है, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। तो भाई जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं ना, इनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। देखो यहाँ लिखा है कि दिस एनर्जी कम फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी द लिविंग इंडिविजुअल। तो जो एनर्जी आपकी रिएक्शंस में काम आती है वो कहाँ से आती है, आउटसाइड से आती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, है ना। एंड प्रोसेस भी कॉमनली कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारा वो प्रोसेस है जो कि हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है जो एनर्जी हमें चाहिए होती है रिएक्शंस को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए। जो आपके सेल के अंदर रिएक्शंस चल रही होती है ना लगातार, उन रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन रखने के लिए आपकी सेल को लगातार एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आपकी कहाँ से मिल रही होती है, वो एनर्जी आपकी न्यूट्रिशन से, मतलब आपकी फूड से आ रही होती है। तो फाइनली जो भी कुछ आप लेते हैं ना बाहर से, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, लिपिड फैट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, वो जो भी कुछ है ना वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। वही न्यूट्रिशन मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर लिखा है इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, है ना। अगर आपकी बॉडी ग्रो कर रही है तो और चीज़ें भी आपको बाहर से चाहिए होती हैं।
सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, तो देखो हम हमारी जो बॉडी है ना, वो हमारी बॉडी भी खुद भी कार्बन की बनी हुई होती है, ऑर्गेनिक होती है ना। बॉडी हमारी कैसी होती है? ऑर्गेनिक होती है। तो ऑर्गेनिक बॉडी को हमारी क्या चाहिए होता है? कार्बन ही चाहिए होता है। तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो हमारी बॉडी क्या चाहिए होते हैं? ऑर्गेनिक चीज़ें। तो हम बाहर से जो फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वे सब क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो लिखा है कि सिंस लाइफ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज आर फूड सोर्सेज and all also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional process. तो सबका अपना अलग अलग होता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ। फिर लिखा है the outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual of the organism. These source of energy therefore needed to be taken down or built up in the body and must be finally converted into uniform source of energy. देखो ये कह रहे हैं कि भाई बाहर से आपने कुछ भी लिया हो तो आपकी बॉडी क्या करती होती है? उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स में कन्वर्ट कर लेती है, जो कि आपका दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। यानी सीधी बात है कि आपकी बॉडी बाहर से कुछ भी ले रही है ना, तो उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लेती है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। तो उस एटीपी में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करती है? उसको जहाँ जहाँ चाहिए होता है उसमें यूज कर लिया जाता है। फिर लिखा है फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो इस काम के लिए बॉडी में आपकी क्या चल रही होती है? लगातार केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्सिंग, देखो दो बातें हैं। हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे क्या पढ़ेंगे कि भाई हमारी जो सेल्स होती हैं, जो प्लांट की सेल होती हैं, वो क्या करती हैं? सिंपल सा यही समझ लो कि भाई वो करती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनके पास। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती हैं, वाटर लेती हैं और इससे फूड बना देती हैं। ठीक है, तो इस काम में जब ये फूड बनता है तो यहाँ क्या होता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड का इसकी हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है, रिड्यूस। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये इसको रिड्यूस कर देगी और क्या बन जाएगा? फूड बन जाएगा। इस रिएक्शन में आपकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इसी तरह एक दूसरी रिएक्शन है कि जब हम अगर फूड खाते हैं, मान लो हमने फूड का यूज किया, ठीक है, तो भाई फूड हम लेते हैं तो हमें क्या लेनी पड़ती है? ऑक्सीजन बाहर से। ये ऑक्सीजन हमारी क्या करती है? इस फूड का ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन ऑफ फूड में काम आती है। इसके बाद हमारी क्या बनती है? CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। तो ये जिससे आपका फूड बना था, देखो फूड आपका कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से बना था, और आपका जो टूटा है फूड वो किसके ऑक्सीडेशन से टूटा है। तो यहाँ हमारी बॉडी में कुछ इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं, एंड आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि कुछ मॉलिक्यूल का टूटना, कुछ मॉलिक्यूल का बनना, वो दो तरह की रिएक्शंस पर डिपेंड करता है, एक तो रिड्यूसिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग। कुछ जगह पर आपका ब्रेक डाउन चल रहा होता है कुछ कंपाउंड का, तो भाई अगर ब्रेक डाउन चल रहा होता है तो क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। ठीक है, और अगर कहीं पर क्या चल रहा है, बन रहा है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है, तब हम क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दो तरह के प्रोसेस बॉडी में चलते रहते हैं, जिनमें कुछ रिएक्शंस रिड्यूसिंग होती हैं, कुछ रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग होती हैं। ठीक है ना, तो इनको मिला करके दोनों को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म लगातार चलता रहता है। कुछ रिएक्शन बिना एनर्जी के चलती हैं, कुछ में एनर्जी चाहिए होती है। लिखा है फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल द रेस्पिरेशन। तो हमने ऊपर आपको दो रिएक्शन बताई हैं। ये क्या बताया मैंने आपको? ये रेस्पिरेशन था। रेस्पिरेशन में हम जो फूड होता है उसको ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। बात समझ आई? तो ये ब्रेक डाउन क्या है? रेस्पिरेशन है। लिखा तो है यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्स फ्रॉम सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल एज द रेस्पिरेशन। इन द केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे आपका ये है, क्या बोलते हैं उसे? अमीबा है, मान लो ये आपका अमीबा है। ठीक है, सपोज करो ये अमीबा है। तो भाई अमीबा में तो क्या होता है? देखो
अगर भाई अमीबा को ऑक्सीजन चाहिए तो भाई अमीबा तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा, ऐसे ले लेगा यहाँ से। सपोज करो अमीबा को फूड चाहिए तो अमीबा यहाँ से फूड ले लेगा, है ना, तो क्या कर लेगा, फैगोसाइटोसिस, क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस, है ना। तो भाई ये तो कर पा रहा है ऐसा क्योंकि भाई ये यूनिसेलुलर है, इसकी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है ना ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है। बॉडी ऑफ द अमीबा और सरफेस ऑफ द अमीबा इज गेट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द, इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है इन्वायरमेंट के, तो होगा क्या, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन भाई अगर हम बात करते हैं अपनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो भाई हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर हमारी जो बॉडी होती है उसमें मतलब आपके पैर के अंगूठे को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो भाई जब आपके पैर के अंगूठे को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई आपका क्या बोलते हैं उसको, पैर का अंगूठा जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेगा, नहीं है ना ऐसा। तो हम कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे अंदर क्या चाहिए होता है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई ऐसा तरीका चाहिए होता है जिससे कि ऑक्सीजन या फिर फूड बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाए, जबकि जो सिंपल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ लिखा है इन द केस ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनके अंदर तो नहीं होता, रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो पूरी सरफेस जो ऑर्गेनिज्म की होती है ना वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहती है, ठीक है ना, जबकि हमारा ऐसा नहीं होता। तो लिखा है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल सेल, ठीक है ना। तो भाई हमारे अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। अगर आपके लंग्स से ऑक्सीजन को आपके पैर में जाना हो ना और वो डिफ्यूज होके जा रही हो तो उसको साल लग जाएंगे कई, ठीक है ना, इतना लो रेट है डिफ्यूजन का। तो इसलिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या मिलता है, ब्लड मिलता है। तो आगे पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड द फंक्शंस दे परफॉर्म, वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी में क्या मिलते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं, तो उनका आपस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट भी करते हैं। लिखा है इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। देखो क्या लिखा है, इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हाउएवर दिस पॉज ए प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट द प्लेस इन द बॉडी ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम क्या करते हैं, एक प्लेस पर ले जाते हैं उसको, जैसे आप ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर ले गए। फिर लिखा है वाइल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी नीड देम, और चाहिए होता है पूरी बॉडी को। तो दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई हमारे अंदर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हमारे अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा हेल्प करता है किस बात में, कि भाई आपका जो फूड होता है उसको या फिर जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसको पूरी बॉडी की हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है, पूरी बॉडी में हर एक सेल को इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, इसके लिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता होता है। नेक्स्ट है व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स। तो हमारे में क्या होता है, देखो सब में ऐसा होता है, मान लो ये अमीबा भी है तो इसके अंदर रिएक्शन चल रही है, मान लो ये रिएक्शन थी कोई, तो इस रिएक्शन में कुछ वेस्ट निकला, तो ये वेस्ट क्या करेगा, ये डायरेक्ट बॉडी की सरफेस से बाहर निकाल देगा। लेकिन भाई हमारे अंदर जो हमारी सेल्स हैं जो सब वेस्ट क्रिएट करती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा वेस्ट होता है, यूरिया है, मान लो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं उनको वेस्ट कहते हैं हम, और भी वेस्ट होते हैं पर ये ज़्यादा वेस्ट है। देखो यहाँ लिखा है कि भाई आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो लिखा है व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स।
एंड दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। तो वो यूजलेस तो होती है, साथ साथ ही वो बेकार भी होती है बॉडी में अगर रहेगी तो द वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वेस्ट निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इधर दो रह रही है अभी वाली। गुड मॉर्निंग सर। अरे वलीद का ही होना है, वही बोल रहा है कब से। वेस्ट हटाने के लिए हमारी बॉडी पे क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का काम है वेस्ट को रिमूव करना। फिर लिखा अगेन इट्स बेसिक रूल्स ऑफ द फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, a specialized tissue for excretion will be developed which mean that transportation system will need to transport waste away from the cell to the excreted tissue। यानी हमारा जो बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, ब्लड, उसका एक और काम होता है कि वो ब्लड जो है हमारा ट्रांसपोर्ट करता होता है किसको, एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भाई कुछ सारे टॉपिक, जैसे पहले न्यूट्रिशन को डिस्कस करा तो न्यूट्रिशन यहाँ शुरू होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद एक्सक्रीशन है, तो इस तरह से है। पहले हम न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन आपका दो तरह से है। देखो दो तरह से है, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, एक आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक में फ़र्क ये होता है कि जो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खुद का खाना बना लेते हैं। जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें खाना खुद का नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन मेक देयर ओन फूड, है ना। बैक्टीरिया और प्लांट क्या कर सकते हैं, वो अपना खाना खुद का बना सकते हैं। ठीक है ना, कैसे बना सकते हैं, जो जैसे प्लांट के बारे में तो आपको पता होगा कि भाई प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और वाटर लेते हैं और उनको लेकर के फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरह आपके बैक्टीरिया भी कर लेते हैं। तो इन्होंने तुम्हारी किताब ने बैक्टीरिया के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस यहाँ कर देता हूँ। देखो ऐसा है, बैक्टीरिया प्लांट के केस में ज़रा सा फ़र्क है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट कैसे बनाते हैं फूड आपको पता है। प्लांट लेते हैं ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और फूड बनाते हैं। ठीक है, और O2 निकलती है। जबकि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और वाटर नहीं लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को जिस तरह से लेते हैं और ये रिएक्शन होती है, फूड बनता है। मान लो इसमें क्या निकलती है, सल्फर निकलती है बाहर, ऑक्सीजन नहीं निकलती। और दूसरी बात, प्लांट आपके जो एनर्जी है वो सन से लेते हैं और जो आपके ये बैक्टीरिया होते हैं ये एनर्जी आपके सन से नहीं लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जैसे प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है ना, तो इसी तरह बैक्टीरिया होते हैं, कुछ उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, वो लाइट एनर्जी ले लेता है। पर कुछ बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट नहीं होता, तो वो किसी और तरीके से एनर्जी जनरेट करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते होते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इनके बैक्टीरिया के फूड बनाने में ऑक्सीजन नहीं निकलती क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो वाटर का यूज नहीं करते होते हैं। पर हैं बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉप, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉप भी होते हैं। ठीक है, और प्लांट आपके मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होते हैं सारे ही। ठीक है, तो यहाँ से एक बार पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में लिखा क्या है कि व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन a state in order body. We also need material from outside in order to grow up, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The source of energy and material is the food we eat. तो जो हम फूड लेते हैं बाहर से वो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वाइटामिन होती हैं, लिपिड होता है। वो सारा का सारा फूड आपको क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और वो एनर्जी आपकी बॉडी की रिएक्शंस में भाग लेती है। फिर लिखा है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे लेते हैं, तो यहाँ लिखा है कि द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज।
सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। तो ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कहा तो मतलब इसकी बात हो रही है, किसकी, इनकी। दीज आर इनऑर्गेनिक सोर्सेज, क्या है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि भाई इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एंड दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉप्स आपसे पूछा जाएगा तो आप बताए ना कि भाई ऑटोट्रॉप जो होते हैं ग्रीन प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। तो ये तोड़ के देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो हम हैं तो हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, हमने मान लो स्टार्च खाया, ठीक है। तो भाई हमने स्टार्च खाया, तो स्टार्च खाने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एंजाइम है उसका नाम है अमाइलेज, वो तोड़ के इसको बनाएगा माल्टोज। फिर हमारे पास एक और एंजाइम है उसका नाम है माल्टेज, वो तोड़ के इसको बनाएगा ग्लूकोज। तो हम क्या करते होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स शुगर को, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसको तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, दे आर बायोकैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि आपकी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन को तेज करा देता है बिना रिएक्शन में भाग लिए। रिएक्शन में भाग नहीं लेता, बस रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो यहाँ स्टार्च से माल्टोज के ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा एमाइलेज, या ब्रेकडाउन करा देगा अमाइलेज, और इस तरह ग्लूकोज बना देगा माल्टोज से माल्टेज। तो यहाँ लिखा है कि भाई अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अनकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो इस काम के लिए आपकी बॉडी के पास क्या होते हैं, आपकी सेल्स के पास एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम का यूज करते हैं कौन, रिएक्शंस, ठीक है। दस द हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन हेटरोट्रॉप। तो सीधी सीधी बात है कि भाई हमारा जो सर्वाइवल है ना वो इन पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स पे ही। इनसे बनता है जो खाना उसको हम लेते हैं, और वो खाना हमारे यूज में आता है एनर्जी के लिए, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई, ठीक है। और बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया भी, मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप नहीं होते, ठीक है। एंड बैक्टीरिया ज़्यादा बैक्टीरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें कि आपको ये प्लांट के बारे में पढ़ाएंगे थोड़ा सा कि किस तरह से प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ लिखा है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो भाई पहला वर्ड है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपके फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स आर द एनर्जी बंडल्स। आपकी जो सन की लाइट है ना वो आपकी फोटोन्स की फॉर्म में आती है, सनलाइट आपकी फोटोन्स की फॉर्म में आएगी, बंडल्स की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी बंडल्स होते हैं। तो भाई अगर एनर्जी बंडल्स की हेल्प से सिंथेसिस हो रही है किसी चीज़ फूड की, तो हम पूरे वर्ड को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और जो फूड बनाते हैं उसको ये कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। एंड लिखा है कि दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये लिया जाता है बाहर से और इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल की, ठीक है ना। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, क्या है, पिगमेंट। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट and we will study how this takes place in the next session. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इमीडिएटली यूज नहीं होते ना,
वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके प्लांट जो है वो जैसे पोटैटो है, तो उसमें क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च है सारा। एंड विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज एन वैन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो प्लांट बेचारा क्या करता है, प्लांट उसको स्टोर तो इसलिए करता है कि उसके पास अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तो उसको यूज कर लेगा। लेकिन उसको यूज हम कर लेते हैं, है ना, उसको हम निकाल लेते हैं प्लांट से। तो इसी तरह जिस तरह प्लांट क्या करता है, विशेष परिस्थितियों के लिए अपने अंदर जो फूड होता है उसको स्टोर करता होता है, इसी तरह हम भी, एनिमल्स भी, फालतू खाया गया जो ग्लूकोज है आपका, फालतू खाया जो कार्बोहाइड्रेट है या फैट भी, उसको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे करते हैं, लीवर में करते हैं या मसल्स में। तो ये आपसे सवाल पूछा आएगा यहाँ से ना कि भाई हमारे अंदर, या फिर एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो एनिमल स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन है। तो वी स्टोर द एक्सेसिव फूड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन इन लीवर और मसल्स। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको खाना नहीं मिलता है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, पहले इसका ब्रेकडाउन करेगी और इसके ब्रेकडाउन करने के बाद आपको जो एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। लगभग हमारे अंदर इतना स्टोर रहता है कि जो 6 घंटे तक काम कर जाए, 6 आवर्स तक। फिर उसके बाद आपको नीड होगी बाहर से खाने की, या फिर बॉडी आपकी फ़ैट को तोड़ना शुरू करेगी। सबसे पहले बॉडी आपकी ग्लाइकोजन यूज करेगी, फिर आपकी बॉडी फैट यूज करेगी, फिर आपकी बॉडी प्रोटीन यूज करेगी। अगर आपको 5-4-20 दिन तक खाना नहीं मिलता है, तो ऐसा जितने भी दिन मतलब तुम रह सकते हो, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये रिएक्शन लिखी हुई है सबसे ऊपर ही ना। तो इस रिएक्शन में लिखा है कि 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, फूड बन गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी निकल गया। ये जो ऑक्सीजन है तो कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, और ये काम कहाँ चल रहा होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि भाई ये काम ना, देखो ये लीफ है, लीफ के अंदर आपको दिख रही होंगी ना सेल्स, इन सेल्स को हम बोलते हैं, ये सेल अंदर भरी हुई है ना, इनको बोलते हैं मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो भाई मीजोफिल सेल्स जो तुम्हारी होती है ना, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ ले आते हैं बाहर इधर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये काम चल रहा होगा इसमें। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती हैं, थैलेकोइड्स होती हैं, ये आपको पता होगा। तो मान लो ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर कुछ इस तरह 9th में बताया था आपको, थैलेकोइड्स होती हैं। ये थैलेकोइड मिल मिल के क्या बनाती हैं, ग्रेनम बनाती हैं, है ना। ये जो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है, इसको हम ऐसे दिखाएं, अगर ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता होता है, और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके 3 स्टेप हैं, आप जो देख लेंगे, आज हम इसको देखेंगे यहीं तक, 3 स्टेप तक, कल हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्टेप है इसका कि पहले तो लाइट एनर्जी आएगी, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपका जो लाइट एनर्जी होगा वो आपका एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी बन जाएंगे। फिर आपका जो एनर्जी है एटीपी ये, और आपके जो हाइड्रोजन निकलेगी किससे, वाटर से, वो आपकी हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करने में काम आएगी, रिडक्शन। तो यहाँ तीसरा स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट इसका। ठीक है, लिखा तीसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो तीसरा स्टेप ये है। इसके बाद क्या बन जाएंगे, आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो कल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कल मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन करके समझाऊंगा।
आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।